वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जैव अणु उसको पढ़ने जा रहे हैं। जैव अणु सबसे पहले आपको समझना है कि जैव अणु होता क्या है और कौन कौन से जैव अणु होते हैं। चलिए आइए समझ लेते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जैव अणु। देखिए, जो जैव अणु होते हैं, जितने भी जीवित जीव जंतु होते हैं उनमें जितनी भी जीवित रहने के लिए जो क्रियाएं चलती रहती है, जैसे पाचन क्रिया हो, चाहे उत्सर्जन क्रिया हो, चाहे श्वसन क्रिया हो, उसमें सभी में जैव अणु की आवश्यकता होती है। आइए समझते हैं जैव अणु कौन कौन से होते हैं और इनको कितने भाग में बांटा जाता है। देखिए, जितने भी जैव अणु हैं, ये दो तरह के जैव अणु होते हैं, आपको समझना है। नंबर एक, अकार्बनिक, और दूसरा होता है कार्बनिक। तो अकार्बनिक जैव अणु और कार्बनिक जैव अणु। कार्बनिक जैव अणु वे जैव अणु होते हैं जिनमें कार्बन अवश्य होता है। कार्बनिक जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कार्बनिक यानी कि कार्बन अवश्य उपस्थित होता है। लेकिन जिन जैव अणु में कार्बन उपस्थित नहीं होता उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आएंगे जैव अणु और कौन कौन से अकार्बनिक के अंतर्गत आएंगे। जैसे जल की अगर हम बात करें, ये जल का जो फार्मूला होता है H2O, ये अकार्बनिक जैव अणु के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से जितने भी खनिज लवण होते हैं, खनिज लवण, ये भी अकार्बनिक जैव अणु के अंतर्गत आते हैं। अब कार्बनिक जैव अणु कौन कौन से होते हैं? जो जीव जंतु की सभी समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं या उनमें भाग लेते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, आप समझिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। और कौन कौन से जैव अणु होते हैं? नंबर दो, अगर मैं बात करूं प्रोटीन, दूसरे नंबर पे आ जाएगी प्रोटीन। और कौन कौन से जैव अणु होते हैं कार्बनिक यौगिक में? विटामिन, इसके अंदर आएगा विटामिन। जितने भी विटामिन हैं वे भी कार्बनिक जैव अणु है। और चौथे नंबर पे आ जाएंगे न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। तो आप देख रहे हैं दो तरह के जैव अणु आपके सामने हैं, एक अकार्बनिक जैव अणु और एक कार्बनिक जैव अणु। तो आप इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जैव अणु कौन से होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, आइए समझते हैं इसको भी बहुत अच्छे से। और यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे, देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे पहले आप ये समझिए, कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करते हैं, इनका प्रमुख कार्य ऊर्जा प्रदान करना होता है। और ये वे वाले कार्बनिक अणु होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों से मिलकर ये बने होते हैं। पहली बात, इनके अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस भी उपस्थित होती है, लेकिन मेनली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उपस्थित होती है। पहली बात। अगर हम इसके सूत्र की बात करें, इसका जो सरल सूत्र अनुपात होता है, सरल सूत्र कौन सा होता है, ये ध्यान रखिए, CnH2n और यहां आ जाएगा H2O, H2ON। ये कार्बोहाइड्रेट का सरल अनुसूत्र होता है। अर्थात अगर कार्बन, यहां जो N है, N जो है यहां कार्बन की संख्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या। अब आप यहां समझिए,
कार्बन परमाणु की संख्या का मतलब ये हुआ, अगर आप यहाँ कार्बन के 3 अणु लेते हैं तो हाइड्रोजन के कितने आ जाते हैं, देखिए यहाँ 2n है, 2n, दो दो तिया 6, और यहाँ O के कितने हो जाएंगे 3। तो ये जो सूत्र बनेगा, ये सूत्र बनेगा किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। और एक बात का और ध्यान रखिए, देखिए H और ऑक्सीजन का अनुपात, H और O को देखें तो जल के अनुपात की तरह ही है, H2O, H2O। तो इसमें 2:1। कार्बोहाइड्रेट में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 2:1 ही होता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए जैसे सूत्र से भी देखिए, अभी सूत्र जो लिखा था CnH2O और इसकी घात n। देखिए अगर हम यहाँ कार्बन के 4 अणु रखते हैं तो हाइड्रोजन के 8 हो जाएंगे और ऑक्सीजन के 4 आएंगे। तो इसमें जो अनुपात होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो 2:1 ही होता है। लेकिन हर एक जिनका अनुपात ये आता है, अगर मैं बात करूं एल्डिहाइडों की, फॉर्मेल्डिहाइड लिख के देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है CH2O, ये फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है। अब देखिए इसे हम कार्बोहाइड्रेट्स तो कहेंगे नहीं, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, कार्बोहाइड्रेट्स तो है नहीं। इसी तरीके से कोई भी फॉर्मेल्डिहाइड का आप सूत्र लिखेंगे CH3 CH4CO, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CHO। ये देखिए कार्बन के 2 आ रहे हैं, देखो हाइड्रोजन के 4 आए हैं और ऑक्सीजन का 1। अनुपात तो यही है कार्बोहाइड्रेट की तरह ही। देखिए अगर कार्बन के 2 है लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। एल्डिहाइड जितनी भी है उनके जितने भी आप फार्मूले लिखेंगे वो कार्बोहाइड्रेट की तरह ही लिखे जाते हैं। तो हमारी ये डेफिनेशन तो गलत हो जाती है कि इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात वही होता है जो जल में होता है। तो इसलिए आधुनिक परिभाषा देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट इस तरीके से नाम मान के हम क्या बात मानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स वे होते हैं जिनमें एक सिरे पर एल्डिहाइड या कीटोन का अणु आता है। देखिए कैसे, आप ये भी समझिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आप जरा इन बातों को समझिए। जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स होती है, एक बात का आप ध्यान रखिए, जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स होती है उनमें एक कार्बन पर तो CHO ग्रुप होता है या कीटो ग्रुप आएगा, किसी एक कार्बन पे या तो एल्डिहाइड ग्रुप आएगा और या कीटो ग्रुप आएगा। किसी भी कार्बोहाइड्रेट की आप संरचना लिखोगे, मैं लिख के दिखाऊंगा, किसी भी एक कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप आता है और किसी एक कार्बन पे कीटो ग्रुप, इन दोनों में से कोई सा एक ग्रुप तो रहेगा। दूसरा, जितने भी कार्बन बचते हैं उन पे OH समूह सब पे आता है, फिर सब पे क्या आएगा, OH समूह। तो आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट ऐसी हाइड्रेट होती है जिसमें एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप तो एक कार्बन पे होता है, बाकी सभी कार्बन पे हाइड्रॉक्सिल समूह होता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रॉक्सी होते हैं। पॉली का मतलब बहुत सारे, हाइड्रॉक्सी मतलब OH। देखिए ग्लूकोज तो सभी जानते हैं, इसका सूत्र भी आपको सबको पता है C6H12O6, यही होता है ना। अब देखिए अगर मैं कार्बोहाइड्रेट ये ग्लूकोज की अगर मैं संरचना लिख दूं तो क्या एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप आएगा, देखिए लिख के देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट की संरचना से सिद्ध कर देते हैं। ये होता है CHO CHOH ये, और यहां होता है CH, इधर आएगा OH CHOH, इसको हटा देते हैं, ये है नहीं, और CHOH CH2OH, 6 कार्बन आते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये ग्लूकोज की संरचना बनाई। अब ये देखिए इस पे एल्डिहाइड समूह है, अभी मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं जिन पे या तो एल्डिहाइड समूह होता है या कीटो समूह होता है, देखिए है एल्डिहाइड समूह। बाकी सभी कार्बन पर OH समूह उपस्थित होता है, देखिए ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। इसलिए हमने क्या कहा था कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है,
पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब बहुत सारे, एक कार्बन पे, तो किसी एक कार्बन पे कीटो एल्डिहाइड ग्रुप या कीटो ग्रुप में से कोई एक होगा। अगर फ्रैक्टोज 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 भी एक कार्बोहाइड्रेट है, उसकी भी संरचना बना के देख लेते हैं। देखिए CH2OH, सी सी डबल बॉन्ड OH, इधर लिख लो ऐसे, ये डबल बॉन्ड, और यहां लिख लेते हैं CHOH, 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 1 2 3 4 5 CH2OH। देखिए फ्रैक्टोज का भी सूत्र यही होता है, C6H12O6। ये फ्रैक्टोज का संरचना देखिए, ग्लूकोज का भी यही सूत्र है, फ्रैक्टोज का भी यही सूत्र है, लेकिन संरचना देखिए, इसमें पहले कार्बन पे एल्डिहाइड समूह आया, इसमें दूसरे कार्बन पे कीटो समूह आया। तो अभी मैंने यही बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स वही होते हैं जिसपे एक कार्बन पे या तो एल्डिहाइड समूह आए या कीटो समूह आए, आ रहा है, और बाकी सभी कार्बन पे OH समूह आए, तो उसको ही कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। असलियत में तो ये डेफिनेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। अब देखिए, अब सवाल उठता है कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सी होती है, किस तरीके से पहचान करें कौन कौन सी कार्बोहाइड्रेट्स होती है। चलिए कार्बोहाइड्रेट्स का एक वर्गीकरण कर देता हूं, जिससे कि आप कभी भी कार्बोहाइड्रेट्स में गलती ना करें, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण से, आप अच्छे से समझिए इसको भी। देखिए, अगर हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, यहां से देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार। अब यहां समझिए कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहले मोनोसैकराइड, अगर हम बात करें मोनोसैकराइड की, सबसे पहले ही अगर हम बात करते हैं मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड की अगर हम बात करें, ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इनमें कार्बन की संख्या, इसमें कार्बन की संख्या 3 से लेकर 7 तक होती है, पहली बात। दूसरा, इनका जल अपघटन नहीं होता, जो मोनोसैकराइड होती हैं उसका जल अपघटन नहीं होता, ये 2 बात आप याद रखना। और दूसरी, इनका स्वाद मीठा होता है। ये स्वाद में कैसे होती है? मीठी होती है, ये बात आप याद रखिए। अब देखिए, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 3 से लेकर 7 तक, तो इसका मतलब मोनोसैकराइड ट्राइओसोइस भी होती है। देखिए कौन कौन सी होती है, 3 से 7 तक की बात करेंगे, ये आपको पता हो। सबसे पहले आएगी ट्राइओसेस, ठीक है। नंबर 2, अब मैं ये लिख देता हूं, इनमें कार्बन की संख्या कितनी आएगी? 3। ट्राई का मतलब 3, ओसेस, देखिए इनका सूत्र, मोनोसैकराइड का जो सूत्र होता है CnH2O की घात n, ये मोनोसैकराइड का अनुसूत्र होता है। अगर यहाँ कार्बन की संख्या 3 लिख दे तो हाइड्रोजन के कितना आएंगे? देखो यहाँ 3 आएंगे ना, n 3 दूनी 6, और ऑक्सीजन के भी कितना आ जाएंगे? 3। ये ट्राइओसेस का फार्मूला होता है। और अगर आपसे पूछे किसी एक ट्राइओसेस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताओ, तो ग्लिसरेल्डिहाइड, ग्लिसरेल्डिहाइड एक ग्लिसरेल्डिहाइड, रे एक ही मात्रा, ग्लिसरेल्डिहाइड, ये एक ट्राइओसेस कार्बोहाइड्रेट होती है जिसका अनुसूत्र ये होता है। पहले आपकी समझ में आ गई ट्राइओसेस। चलिए दूसरी देख लेते हैं। अगर कार्बन की संख्या आए 4, 3 कार्बन वाली आ गई, 4 आए, तो इसे कहेंगे टेट्रोसेस, टेट्रोसेस। अब आप इसका फार्मूला भी बहुत इजी से लिख सकते हैं। टेट्रा माने 4, जिसमें कार्बन की संख्या 4 आए, देखिए
4, इसमें हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन की हो जाएगी 8 और ऑक्सीजन की रहेगी 4। ये हो गया टेट्रोसेस। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट होती है मोनोसैकेराइड, जो जिनका जल अपघटन नहीं होता, स्वाद में मीठी होती है। और किसी एक टेट्राओसेस का अगर नाम पूछे तो एक टेट्राओसेस का नाम बता देना आपको, एरिथ्रोस। एरिथ्रोस, अगर एरिथ्रोस का फॉर्मूला पूछे ये रहा। क्लियर बात। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछे, अब देखिए कार्बन की संख्या 3 से 7 बताई हुई 5 वाली को, तो इसका नाम आएगा पेंटोसेस। पेंटोसेस पेंटोसेस, यानी कि कार्बन के अगर 5 लिए हैं, देखिए कार्बन के अगर यहां 5 रखते हैं तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 10, और ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 5। क्लियर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग पेंटोसेस, पेंटोसेस के नाम आपको पता है, जब आप आरबीसी पढ़ते हैं और डीएनए पढ़ते हैं, आरएनए और डीएनए, आर शब्द आता है राइबोस और डीएनए में आता है डीऑक्सीराइबोस। तो ये क्या है, आरएनए जो मिलके बनता है वो भी तो कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनता है, और कौन से शर्करा का इस्तेमाल होता है उसमें, डीऑक्सीराइबोस। तो आप कह सकते हैं कि कौन सी शर्करा बतानी है आपको, राइबोस, ये एक पेंटोस शर्करा होती है, और डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस, दोनों का फार्मूला सेम ही होता है। यही बस संरचना सूत्र में अंतर आता है, किसी में कीटो ग्रुप आ जाएगा, किसी में एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। नेक्स्ट, ये भी आप समझ में आ गए। अगर आपसे पूछे किसी एक पेंटोसेस शर्करा का नाम बताओ या कार्बोहाइड्रेट का नाम बताओ, तो राइबोस, डीऑक्सीराइबोस। अब नेक्स्ट, इसके बाद कार्बन की संख्या हमने कितनी ली, 5। अगर कार्बन की संख्या लेते हैं 6, तो फिर उसे कहते हैं हेक्सोस। हेक्सोस। अब फार्मूला भी आप बता सकते हैं, कार्बन के 6 रखिए तो हाइड्रोजन के दुगने हो जाएंगे 12 और ऑक्सीजन के आ जाएंगे 6। ये होती है हेक्सोस शर्करा। अब हेक्सोस शर्करा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इनका आप नाम भी सुनते हैं। अब देखिए कौन कौन से हेक्सोस शर्करा होती है, ग्लूकोज, ग्लूकोज सुनते हैं ना, फ्रक्टोज, ग्लूकोज हो गई, फ्रक्टोज हो गई, लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, ये जो होती है ये हेक्सोस शर्करा होती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है ना। मैनोज, ये हेक्सोस शर्करा है, और सबका फार्मूला यही होता है, क्योंकि हेक्सोस है तो चारों का फार्मूला यही होता है, ठीक है। अब इसके बाद 7, नंबर 7, अगर कार्बन की संख्या 7 रख दे तो इसे कहेंगे हेप्टोसेस। हेप्टोसेस, फार्मूला आप आराम से लिख सकते हैं, C7H14O7 आ जाएगा, ग्लूको हेप्टोज, ग्लूको हेप्टोज, ये आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजी से मोनोसैकेराइड का वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करें, आइए देख लेते हैं दूसरी कार्बोहाइड्रेट जिसे कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड। अब ओलिगोसैकेराइड के बारे में समझिए, ये कौन सी कार्बोहाइड्रेट्स होती है ये समझिए। जो ओलिगोसैकेराइड होती है इनमें कार्बन की संख्या कार्बन के जो मोनोसैकेराइड अणुओं के जुड़ने से बनती है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड के अणुओं के जुड़ने से ओलिगोसैकेराइड बनती है। इसमें मोनोसैकेराइड के अणु कार्बन के 2 से लेकर कम से कम 10 मोनोसैकेराइड के अणु जुड़ते हैं। मोनोसैकेराइड के कैसे जुड़ते हैं,
अभी बात करेंगे इसके बारे में भी। कम से कम 2 मोनोसैकेराइड के अणु तो जुड़ेंगे ही। अगर 2 मोनोसैकेराइड के अणु जुड़ते हैं तो अब आप कितने मोनोसैकेराइड के अणु जुड़ रहे हैं, कम से कम 2 से 10 तक तो होते ही हैं। अगर 2 मोनोसैकेराइड के अणु जुड़ते हैं जब इसे कहते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड समझिए कैसे। 2 अणु अगर जुड़ते हैं डाइसैकेराइड के, एक ये मोनोसैकेराइड का अणु जुड़ गया, एक ये, जैसे कि एक उदाहरण से समझ लेते हैं, लैक्टोज। लैक्टोज लैक्टोज एक दूध की शर्करा होती है, दुग्ध शर्करा भी इसे कहते हैं। दूध में पाई जाती है, ये वाली कार्बोहाइड्रेट दूध में पाई जाती है। और दूध की जो शर्करा होती है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अणुओं का जब जल अपघटन हो जाता है, इसी तरीके से सुक्रोज, सुक्रोज भी होती है। सुक्रोज ये गन्ने की शर्करा कही जाती है। ऐसे ही माल्टोज, माल्टोस ये ज्यादातर अंकुरित बीजों में पाई जाती है और ये ग्लूकोज और ग्लूकोज के अणुओं से जुड़कर बनती है। ग्लूकोज और ग्लूकोज के अणुओं से जुड़कर बनती है, ये बात याद रखना। अब देखिए कैसे, अगर मैं माल्टोज की ही बात करूं, देखिए ग्लूकोज का अणु ले दिए C6H12O6, ये लिया आपने ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का दूसरा अणु फिर ग्लूकोज का ही जुड़े C6H12O6 और इसमें से जल निकल जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा, जल अपघटन हो जाएगा। जब ये दोनों आपस में जुड़ेगी तो देखिए कार्बन के कितने आएंगे 12, क्योंकि C6 C6 यहां 12 हो गए। अब हाइड्रोजन देखिए 12 ये रे 12 ये रे, कितने हो गए 24, 2 हाइड्रोजन निकल गए, कितने रह गए 22। और O के देखे 6 6 12 और एक ऑक्सीजन गया O11, तो ये एक सुक्रोज हो गई। ये सुक्रोज का फार्मूला हो गया, इसीलिए कहा कहते हैं डाइसैकेराइड, यानी कि दो मोनोसैकेराइड के अणु के जुड़ने से जो कार्बोहाइड्रेट बनती है उसे ही हम डाइसैकेराइड कहते हैं। अब तो क्लियर समझ में आ गया हो गया डाइसैकेराइड। इसी तरीके से सुक्रोज तो आपके समझ में आ गया। लैक्टोज भी ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनती है, जल अपघटन होता है, फार्मूला उनका भी यही रहेगा। इन तीनों का फार्मूला, क्योंकि ये डाइसैकेराइड है और हमेशा डाइसैकेराइड का फार्मूला यही होता है। बस कौन से आपस में जुड़ी है, ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़ती है तो सुक्रोज बनता है, ये बात समझिए, ठीक है। ये हुआ ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड। अगर 3 अणु जुड़े, मोनोसैकेराइड के कितने अणु जुड़े 3 अणु, और इनका जल अपघटन हो जाए, जल अपघटन हो जाए 3 अणुओं के जुड़ने से, तब इसे कहेंगे ट्राइसैकेराइड। फिर कौन सी होती है ये ट्राई, यहां लिख देते हैं ट्राइसैकेराइड। अगर 4 अणु जुड़े 1 2 3 4, मोनोसैकेराइड के 4 अणु जुड़े, फिर इसे कहेंगे टेट्रासैकेराइड। टेट्रासैकेराइड फिर हो जाती है वो टेट्रासैकेराइड। इस तरीके से आप देख रहे हैं, अगर मोनोसैकेराइड के 2 अणु जुड़ते हैं तो डाइसैकेराइड, 3 अणु जुड़ते हैं तो ट्राइसैकेराइड, 4 अणु जुड़ते हैं तो टेट्रासैकेराइड। इस तरीके से दूसरी जो कार्बोहाइड्रेट आप पढ़ते हैं उसे कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। और कितने मोनोसैकेराइड के अणु जुड़ रहे हैं उसके आधार पर आप इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। 2 जुड़ रहे हैं तो डाई, 3 जुड़ रहे हैं ट्राई, 4 जुड़ रहे हैं टेट्रा, 5 जुड़ते हैं पेंटा, क्योंकि 10 तक जुड़ सकते हैं ना। क्लियर बात। अब बात करते हैं, अगर 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड के अणु 10 से ज्यादा जुड़े, हजारों तक संख्या पहुंच जाए मोनोसैकेराइड की, फिर हम उसे कहते हैं पॉलीसैकेराइड। आइए तीसरी कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लेते हैं, पॉलीसैकेराइड। देखिए पॉलीसैकेराइड क्या होती है, अब आप इसको समझिए। नंबर 30 जो कार्बोहाइड्रेट होती है, तीसरे नंबर की कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड इसमें जो मोनोसैकेराइड के अणु जुड़ते हैं वे कार्बन की 10 से लेकर कई हजार तक आपस में जुड़ सकते हैं। अगर मोनोसैकेराइड के अणु कम से कम 10 तो होते ही हैं, उससे ज्यादा हजारों तक जुड़ के जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है उसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। यानी कि इसमें मोनोसैकेराइड के बहुत ज्यादा अणु जुड़ के बनती है।
अब इसका जो हम वर्गीकरण कहते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर एक, संरचना के आधार पर, संरचना या संयोजन, जुड़ने के आधार पर, संयोजन के आधार पर। और नंबर दूसरा, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर। संरचना की अगर बात करें, देखो अगर मोनोसैकेराइड के अणु एक जैसे ही है सारे के सारे, जैसे ग्लूकोज को ले ले, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, ऐसे ही सारे के सारे अणु अगर एक ही मोनोसैकेराइड के हैं तब हम उसको कहते हैं होमोपोलीसैकेराइड। होमो का मतलब होते हैं एक जैसे, होमोसैकेराइड। और अगर अलग अलग मोनोसैकेराइड के अणु से जुड़ने से बनते हैं, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज, कोई भी अणु आ जाए मोनोसैकेराइड का एक जैसे ना हो, फिर हम उसको कहते हैं हेटेरोसैकेराइड, हेटेरोसैकेराइड। अगर हम होमोसैकेराइड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी हो सकती है, ये मंड और सेलुलोज, ये जो होती है ये होमोसैकेराइड होती है। यानी कि इनके जो अणु, जैसे सेलुलोज की अगर बात करें, इसके सारे के सारे अणु ग्लूकोज के अणु से जुड़ के ही बनते हैं, इसलिए हम इसे कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, होमोसैकेराइड। हेटेरोसैकेराइड वे वाले होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट में एक जैसा अणु ना होकर मोनोसैकेराइड के अलग अलग अणु होते हैं, जैसे काइटिन, जैसे क्या हो गया काइटिन, पेक्टिन, इसमें मोनोसैकेराइड के अणु अलग अलग होते हैं। तो ये हेटेरोसैकेराइड होती है और ये होमोसैकेराइड होती है। होमोसैकेराइड में सारे अणु एक जैसे, मोनोसैकेराइड के इसमें अलग अलग। क्लियर, ये बात समझ में आई। अब कार्य के अनुसार देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसैकेराइड जो होती है, कार्यों के अनुसार भी इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं। एक नंबर एक, संरचनात्मक, संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड। संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है जो किसी की भी संरचना बनाने में काम आता है। यानी कि कोशिका भित्ति बनती है ना ऊपर, किसी की सेलुलोज की बनी होती है तो सेलुलोज काम आ जाएगी, यानी कि जो संरचना बनाने में काम लेंगे सेलुलोज। सेलुलोज एक ऐसी पॉलीसैकेराइड होती है जो संरचना बनाने में काम आती है। आप अगर किसी की भी कोशिका भित्ति, अगर पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति के बारे में बात करते हैं तो देखिए ये लिखा हुआ आता है कि ये सेलुलोज की बनी होती है। तो सेलुलोज यानी कि संरचना बनाने के काम आने वाली पॉलीसैकेराइड। ऐसे ही काइटिन की अगर हम बात करें, काइटिन भी एक संरचनात्मक प्रोटीन है। मतलब ये क्या काम करता है काइटिन, जैसे कोई जीव जंतु है, जैसे आप मान लिए समुद्री सीपी हुआ, तो इनकी जो संरचना बनी होती है कीटों की, वो काइटिन की बनी होती है। तो ये संरचनात्मक प्रोटीन होती है। ये बात समझ में आ गया। दूसरा, संचय, इनका जो काम होता है संचय वाली, संचय पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। संचय का मतलब हुआ, यानी कि इनका काम होता है एक देर से कोशिकाओं में संचय होना। जैसे कि अगर हम लीवर की बात करें, जीव जंतु के लीवर की बात करें, उसमें ग्लाइकोजन के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट संचय हो जाती है, कौन सी, ग्लाइकोजन। तो ये एक क्या हुई, ग्लाइकोजन क्या हुई, संचय पॉलीसैकेराइड। तो लीवर में ये जमा रहती है, जब हमें ऊर्जा की जरूरत होती है तो ये ग्लूकोज में बदलकर फिर काम आती है। तो इसलिए ये क्या काम करती है, संचय। संचय कार्बोहाइड्रेट होती है, ज्यादातर लिवर में जमा रहती है। इसी तरीके से मंड, मंड भी एक संचय, मंड के रूप में भी कार्बोहाइड्रेट जमा रहती है। तो ये कौन सी होती है, संचय पॉलीसैकेराइड। कार्य के आधार पर संरचना बनाने का काम और संचय करने का काम। तो इस तरीके से कार्य के आधार पर पॉलीसैकेराइड ये दो प्रकार की होती है और संरचना के आधार पर ये भी दो प्रकार की होती है। होमो एक जैसे, कार्बोहाइड्रेट्स एक जैसे मोनोसैकेराइड के अणु से मिलकर बने होते हैं, और हेटेरोसैकेराइड अलग अलग मोनोसैकेराइड के अणु से मिलकर बनती हैं। इस तरीके से आपने क्या जाना, ये देखिए आपने अभी ये जाना कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, देखिए यही तो पढ़ा आपने, कार्बोहाइड्रेट्स
तीन तरह की पढ़ी आपने, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, नंबर 2 ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, और नंबर 3 आपने पढ़ी पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ये तीन तरह की आपने कार्बोहाइड्रेट्स जानी। अब मोनोसैकेराइड में आपने कौन कौन सी पढ़ी? मोनोसैकेराइड में देखिए, ट्राइओसोस, ट्राइओसोस, ट्राइओसेस, टेट्राओसेस, टेट्राओसेस, पेंटाओसेस, पेंटाओसेस, या पेंटासेस भी लिख सकते हैं, हेक्सेस, हेक्सेस, पेंटेस भी लिख सकते हैं इसे, पेंटेस, और हेप्टेस। ये होती है मोनोसैकेराइड, हेप्टेसेस। ठीक है, ये हुई मोनोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में आपने पढ़ी डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, सैकेराइड। ये और भी लिख सकते हैं, पेंटासैकेराइड 10 तक आ सकती है। इसके बाद पॉलीसैकेराइड आपने दो तरीके की जानी। वे दो कौन कौन सी जानी आपने? दो, एक तो संरचना के आधार पर, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर, संरचना के आधार पर संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड कह सकते हैं इसमें, संरचना के आधार पर। एक कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर। संरचना के आधार पर आपने दो प्रकार की पढ़ी, होमो पॉलीसैकेराइड और दूसरी पढ़ी आपने हेटेरो पॉलीसैकेराइड। इसी तरीके से आपने ये जानी, आपने कार्य के आधार पर भी दो तरीके की। नंबर 1 कौन सा काम कर रही है? कार्य संचय, संचय, संचय पॉलीसैकेराइड, और दूसरा काम काम कर रही है संरचनात्मक, संरचना बना रही थी, संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड। इस तरीके से ये हुई आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की पूरी डिटेल। तो आप इसको नोट करिए और अच्छे से एक बार रिवीजन करिए। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स तीनों प्रकार की, कौन कौन सी किस्म आएगी, ये आपने इसमें जाना। ये पूरी कार्बोहाइड्रेट का डिटेल हुआ। इसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे ग्लूकोज के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हेक्सोस सकरा है। तो ग्लूकोज का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसमें मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप उसको जानेंगे। तो अगर कार्बोहाइड्रेट अच्छे से समझ में आई है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।